ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज गाइनोकोलॉजी में हमने इसमें हमारे पिछले जो चैप्टर हैं उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से इसका प्रिजर्वेशन करते हैं, वीर्य को परिरक्षित करना, संभाल के रखना, कैसे प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो ये तो हमने पूरा कर लिया। अब हमारा 26 चैप्टर हिमकृत वीर्य का उचित रख रखाव, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फ्रोजन सीमन। देखिए एआई का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का महत्वपूर्ण पार्ट है, ये महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से मैक्सिमम जो है प्रैक्टिकल है, इसलिए इसमें से मैक्सिमम आपको पूछा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने से पहले इन बातों का आपको बड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि कहीं भी आपकी गलती से ये जो वो गाय जो है वो ज्ञापन होने से वंचित ना रह जाए। और उसका 21 दिन का फिर जो है गैप आगे देखें। और अगर हमने 2 बार गलती कर दी तो उसने देख लो 1.5 महीना उसके तो और वही 1.5 महीना जो था अगर वो लेट ब्याएगी और ऐसे मौके पे ब्याएगी जब दूध की बहुत आई तो, और ऐसे मौके पे ब्याना 1.5 महीने पहले जब दूध की शॉर्टेज हो, तो एक ज़मींदार को आप सोच सकते हैं कितना आप लाभ देंगे। अगर आपने प्रॉपर हैंडल नहीं की तो कितना जो है नुकसान देंगे। अच्छी से अच्छी क्वालिटी के सीमन का यदि भंडारण में रख रखाव सावधानीपूर्वक नहीं किया अथवा भंडारण से लेकर पशुओं कृत्रिम रूप से गर्भित करने तक कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हो गई तो उसका असर पशुओं के गर्भधारण प्रतिशत पर प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अर्थात कंसेप्शन दर कम हो जाएगी। इसलिए हिमकृत वीर्य को गुणवत्ता का संरक्षण और सही प्रक्रिया को अपनाते हुए सही उपयोग तकनीशियन का पहला दायित्व है। ये फर्स्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। तो निम्न बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहला ध्यान रखने वाली बात जो है वो क्रायोकेन में तरल नाइट्रोजन समय पर नियमित भरवाते रहें। क्रायोकेन को बार बार खाली नहीं होने दें, अन्यथा उसका कूलिंग सिस्टम खराब हो जाएगा। अतः क्रायोकेन जिसमें स्ट्रा रखी जाती है उसमें Ln2 का स्तर हमेशा 13 सेंटीमीटर बना रहना चाहिए। अंडरलाइन करना इसको। और इसमें देखिए यहाँ इस डायग्राम में इस पेज पर यानी कि 283 पे इन्होंने ये बताया है कि आपने गोबलेट को, अभी आप आगे पढ़ोगे क्या होता है गोबलेट, क्या होते हैं स्ट्रा, क्या होता है कैनेस्टर। तो आप देखो ये कैनेस्टर को उठा करके और गोबलेट को, ये कैनेस्टर के अंदर जो रखा हुआ है ये गोबलेट है प्लास्टिक वाला, इसको देखिए उसके नेक से बाहर निकाल लिया। तो जितना पोर्शन ये स्ट्रा का नेक से बाहर आ गया वो एकदम से उस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे आ गया जितना आपका बाहर का टेम्परेचर है। तो ये यहाँ पे उसको शॉक लगने का या ये उनकी जो स्पर्म मोटिलिटी में डिफ्रेंशिएशन आने का और स्पर्म्स का डेड होने का यहाँ खतरा बढ़ गया। लेकिन जब आपने उसके नेक में रखा है, ये देखिए नेक्स्ट जो है सही बताया, वो कैनेस्टर बाहर नहीं लिया आपने और उसका गोबलेट नेक से नीचे ही रह गया, हाफ ऑफ द नेक। तो यहाँ तक जो Ln2 की इवोपरेशन है, वेपर्स हैं उसकी, वो यहाँ तक जो भरी रहती हैं, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं होता। वीर्य की भंडारित स्टार्च हमेशा तरल नाइट्रोजन में डूबी रहनी चाहिए। ये इसका मेन जो है वो कारण है। अगर ये उसमें डूबी रहेंगी तो सुरक्षित रहेंगी। स्ट्रा की लंबाई से गॉबलेट की लंबाई कुछ कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। ताकि अब देखिए गॉबलेट क्या है, जिसके अंदर स्ट्रा रखे गए हैं प्लास्टिक वाला, और इसको कैनेस्टर में रख देते हैं, जिसके वो कुंडी लगी हुई है, ये जो इसका स्टील का है, ये कैनेस्टर है, ये गॉबलेट है,
प्लास्टिक वाला, इस प्लास्टिक वाले के अंदर जो स्ट्रा रखे होते हैं, तो स्ट्रा जब रखो तो इसके ऊपर इतने नज़र आने चाहिए, इतने ऊपर निकलने चाहिए। तो इसकी लंबाई स्ट्रा की लंबाई से हमेशा कम होनी चाहिए, ताकि जब आप इनको पकड़ो तो इसको 1 या 2 स्ट्रा को आप उस स्ट्रा फोर्सेप्स से पकड़ के ऊपर से बाहर निकाल लो, अंदर उसमें नहीं जाना पड़े तो चाहिए, ताकि स्ट्रा को बाहर निकालने में दिक्कत परेशानी ना हो। क्रायोकैन से स्ट्रा को बाहर निकालते समय इस बात का ध्यान रखें कि कैनेस्टर क्रायोकैन की गर्दन में -80 डिग्री सेंटीग्रेड के ठंडक क्षेत्र फ्रोस्ट लाइन से ऊपर नहीं उठावें। अब इसको अंडरलाइन करना, ये जो नेक में उसकी ठंडक रहती है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है, और इसको फ्रोस्ट लाइन कहते हैं। इस फ्रोस्ट लाइन को क्रॉस ऊपर नहीं करना चाहिए, ऊपर नहीं लाना चाहिए। क्रायोकैन से स्ट्रा हमेशा पहले से ठंडी की गई स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप्स से 10 से 12 सेकंड में निकाल लेनी चाहिए। यदि स्ट्रा निकालने में अधिक समय लगे तो कैनिस्टर को पुनः नीचे तरल नाइट्रोजन में वापस डुबाकर ऊपर उठाना चाहिए। अंगूठे व अंगुली की सहायता से सीमन स्ट्रा निकालना बिल्कुल गलत तरीका है। इसमें सीमन स्ट्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह सीमन खराब हो सकता है। सीमन स्ट्रा एक बार बाहर निकालने के बाद तथा कई बार बाहर गिर जाती है तो उसे पुनः कैनिस्टर में नहीं डालें। वीर्य स्ट्रा को हमेशा प्लास्टिक या एल्यूमिनियम से बने गोबलेट में ही भरकर रखें, केवल कैनिस्टर में नहीं रखें, सीधा नहीं रखें उस कैनिस्टर के अंदर। पहले उसको गोबलेट में भरें और फिर उस गोबलेट को उस कैनिस्टर में रखें। वीर्य स्ट्रा को हमेशा प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बने गोबलेट में ही भरकर रखें। गोबलेट को कभी ठूस ठूस कर स्ट्रा नहीं भरें। हमेशा गोबलेट की क्षमता से थोड़ा कम रखें ताकि स्ट्रा निकालने में भी सुविधा हो तथा स्ट्रा के बीच में एलन टू भी आसानी से प्रवेश कर सके। गोबलेट में जिस नस्ल का वीर्य स्ट्राज में रखा गया है उसकी स्लिप कैनिस्टर हैंडल जो नीचे जो एक डंडी सी दिखाई गई है ना जो बाहर रहती है, उस हैंडल के ऊपर, उस डंडी के ऊपर जरूर लिख दें इस कैनिस्टर में किस जो है वो नस्ल का वीर्य है। जैसे HF है, जर्सी है, मुर्रा है, देसी में अपने राठी का है, कौन सा है, ताकि स्ट्रा को ढूंढना नहीं पड़े। क्रायोकैन से स्ट्रा निकालते ही तुरंत ढक्कन वापस लगा देना चाहिए ताकि तरल नाइट्रोजन का अनावश्यक वाष्पीकरण इवेपोरेशन ना हो। तो ये वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक अच्छा जो हमारे पास तकनीशियन है जिसके पास में ये सारी बातें ध्यान में रखने हैं योग्य हैं। अब जैसे आपने स्ट्रा को निकाला, अब आता है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है थाविंग ऑफ फॉर्गन सीवन, यानी कि हिमकृत वीर्य का द्रवीकरण। थाविंग ऑफ फ्रोजन सीमन, ये फ्रोजन सीमन है, ये फ्रोजन इसमें ऐसे कैसे लिख दिया, फ्रोजन तो जेड होना चाहिए। चलिए तभी तो मैं जी समझ गया क्या है ये थाविंग ऑफ फ्रोजन सीमन, ये इसको जेड कर लेना भाई, ये जी लिख दिया इन्होंने गलती से यहाँ। -1960 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर सुप्त एवं विश्राम अवस्था में पड़े हुए शुक्राणुओं को +37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिवर्तन क्रिया से हिमकृत वीर्यावस्था से तरल अवस्था में लाकर शुक्राणुओं की जैविक क्रिया को पूर्ण जागृत अवस्था में लाना ही थाविंग कहलाता है, द्रवीकरण कहलाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा ही इंपॉर्टेंट है, नोट करें। यह क्रिया उतनी ही जटिल है जितना वीर्य का अवशीतन अथवा हिमकृत करना। अतः द्रवीकरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें ताकि शुक्राणुओं की गति पर विपरीत असर नहीं पड़े तथा पशु का गर्भित प्रतिशत अच्छा रहे।
स्ट्रा को जब भी थाइंग या द्रवीकृत करें, जब कृत्रिम गर्भाधान हेतु सभी तैयारियां आपने पूर्ण कर ली हों, तब करना चाहिए जब बाकी सारा काम आपने कंप्लीट कर लिया हो कि मेरा आई एम रेडी फॉर इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्योंकि फ्रोजन सीमन का द्रवीकरण करने के बाद उसे तुरंत कृत्रिम का गर्भाधान हेतु काम में लेना पड़ता है, अन्यथा वीर्य की क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि वीर्य में उपस्थित शुक्राणु ज़्यादा समय तक एक्टिव नहीं रहते। स्ट्रा को कंटेनर से निकालने के बाद तुरंत द्रवीकृत करें। अब इसमें किस तरह से इसको करना है द्रवीकृत, ये आगे बहुत अच्छा बता रखा है। चलिए एक बार इसको हम इसको पढ़ते हैं। स्ट्रा को जब ही थाइंग द्रवित करें, चलिए स्ट्रा को कंटेनर से निकालने के बाद तुरंत द्रवीकृत कर दें। कंटेनर का ढक्कन खोलकर जिस प्रकार के सांड का वीर्य निकालना है, उस कैनेस्टर के हैंडल को घुमाकर फ्रोस्ट लाइन तक उठा लें। ये फ्रोस्ट नहीं है, फ्रोस्ट है, फ्रोस्ट लाइन तक उठा लें, अथवा पहले से LN2 में डुबोकर ठंडी की हुई स्ट्रा होल्डिंग फोर्सेप्स से गोबलेट से स्ट्रा को निकाल लें तथा कैनेस्टर को पुनः LN2 में डुबो दें। ये नोट करने वाली बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रक्रिया कोई नहीं अपनाता, ये तो सब बनाते हैं बाकी तो, लेकिन जो स्ट्रा फोर्सेप है उसको LN2 में पहले कोई नहीं डुबोता। ये मेरे को अच्छी तरह से पता है। और मैं समझता हूं कि लगभग संभव सा भी नहीं है। इसको ये करना चाहिए कि आप जैसे ढक्कन हटाया, फोर्सेप स्ट्रा फोर्सेप आपके हाथ में होनी चाहिए, आप उसको तुरंत उसके अंदर ले जाएं, और जैसे जैसे आपका आप इसको कैनेस्टर को बाहर निकालते हैं तो धीरे धीरे आप उसको ले आइए। तो अभी इतनी देर तक वो हो गई है ठंडी, इतनी देर तक ठंडी हो गई है वो, क्योंकि उसको आपने हाफ नेक तक लाना है, बाद में तो ये जा नहीं पाएगी अंदर। बस इतना समय तो आप इसको दे सकते हो। बाकी तो हमारे पास LN2 हॉस्पिटल्स में अलग से कहाँ रखी होती है कि उसको पहले LN2 में डुबो के रखें, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, ये अपनाई जा सकती है। थोड़ा उसको इवेपोरेशन, जो वेपर्स हैं उसमें नेक तक जो ले जाया जा सकता है, जब तक आप कैनेस्टर को इसमें जो है नहीं निकालते। ये ध्यान रखने वाली बात है, बस सिर्फ इतना किया जा सकता है। LN2 कहीं नहीं होती, वहाँ कोई डुबो के नहीं इसको निकाला जा सकता। स्ट्रा को बाहर निकालने के बाद एक क्षण के लिए हवा में, देखिए मेरा हाथ हिल रहा है, ये हाथ में पकड़ें और इस तरह से धीरे धीरे यूँ हलाएं। तो क्या होगा, इससे क्या है, जो उसके ऊपर जमी हुई है ना LN2, वो इवेपोरेट हो जाएगी, LN2 हट जाएगी। यदि आपसे ऐसा नहीं किया तो कई बार अतिरिक्त LN2 के कारण ज्यों ही स्ट्रा को थाइविंग हेतु पानी में डालते हैं वो चटक जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हल्का सा हवा में यूँ इसको हिला लें, यूँ, तो थोड़ी देर में वो इवेपोरेट हो जाती है LN2 उसके ऊपर से। और फिर जो आपने, अभी हम थाइविंग आगे पढ़ेंगे कितने पे ये दे भी रखे हैं यहाँ पे, जो पानी है वो कितने डिग्री पे पहले ऑलरेडी करके रखें, जिसके अंदर हमने उस स्ट्रा को छोड़ना है। तो ये भी आप ये आगे हम देखेंगे। हवा में हिलाए, इसे स्ट्रा पर लगी LN2 हट जाएगी। यदि आपसे ऐसा नहीं किया तो कई बार LN2 के कारण जो ही स्ट्रा थाइविंग तो पानी में डालते हैं चटक जाती है, चट की आवाज़ के साथ स्ट्रा टूट जाता है। स्ट्रा कंटेनर में निकालने से पहले बीकर आदि में निम्न ताप का साफ पानी भर लें, जहाँ तक हो स्ट्रा का द्रवीकरण धातु के बर्तन में नहीं करें। अब देखिए, सांड के वीर्य की स्ट्रा अगर आपने थाइविंग करना है तो उसके लिए कितना समय चाहिए, क्या डिग्री टेम्परेचर है। तो फ्रेंच मीडियम स्ट्रा, उसके लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होना चाहिए और 30 सेकंड तक आप उसके अंदर रखेंगे उसको। फिर उसको धीरे से निकालेंगे, साफ कपड़े से उसको एकदम से साफ करेंगे और फिर उसमें लोड करेंगे गन में। ये आगे हम चर्चा करेंगे।
फ्रेंच मिनी स्ट्रा जो है वो क्योंकि फ्रेंच मिनी स्ट्रा में 0.25 आएगा, मीडियम में 0.5 ml जो है वो सीमन आता है। इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 सेकंड तक थाविंग करेंगे। भैंसा सांड के वीर्य की स्ट्रा तो मीडियम जो है ये ऊपर 30 मुझे लगा नहीं सही, ये 37, ये 37 ही है भाई, मैंने आज तक 30 नहीं पढ़ा, ये 30 डिग्री है, ये 37। फ्रेंच मीडियम स्ट्रा 38 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड, और ये भी मुझे लगता है उल्टा लिख रखा है, हाँ वो 20 सेकंड होना चाहिए, ये 30 सेकंड, क्योंकि मिनी स्ट्रा को कम चाहिए ना। हाँ वो 30 है, ये 20 है, ठीक है, लेकिन डिग्री गलत है, 37 डिग्री करेंगे, एकदम सही है। फ्रेंच मीडियम स्ट्रा भैंस सांड वीर्य में 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक ही बात है, और 30 सेकंड है क्योंकि मीडियम है, 0.5 ml है। अब 0.25 है जो उसको 15 सेकंड रख लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ये सही है। ऊपर 30 को 30 सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड कर लें। कभी भी पानी का तापक्रम ज़्यादा या कम नहीं रखें, अन्यथा टेम्परेचर शॉक से स्पर्म मर जाएंगे, तथा कभी भी तापक्रम का अनुमान अंगुलियों से अंगुली डालकर नहीं लगाएं। केमिकल थर्मामीटर से ही थाइंग के पानी का तापक्रम नापें, ये बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए। तो ये आपको 37 रखना है दोनों में, उसमें भैंस में 38 लेना है, यानी कि इसमें लगभग अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़र्क हो गया। स्ट्रा का थाइंग पानी में आड़ी हॉरिजॉन्टल तथा खड़ी वर्टिकल दोनों प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हॉरिजॉन्टल यूं आप रख सकते हैं, खड़ी भी रख सकते हैं, वर्टिकल नहीं, या तो यूं कर दें या यूं कर लें। वर्टिकल थाविंग यस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरह किया जा सकता है। तो इसमें पानी शुद्ध हो तथा उचित तापक्रम पर हो। पानी में स्ट्रा पूर्ण रूप से डूबी होनी चाहिए। यदि स्ट्रा आड़े प्रकार यानी हॉरिजॉन्टल थाइंग में ऊपर तैर रही है तो स्ट्रा खराब है, अथवा सीमन की मात्रा कम है, काम में नहीं लें। यदि नीचे पैंदे में पड़ी है तो उपयोग हेतु सही है। ये आप देखें नीचे ये सही तरीका और गलत का बता रखा है, बहुत ही शानदार है। यदि स्ट्रा को खड़े प्रकार वर्टिकल थाइंग कर रहे हैं और स्ट्रा ऊपर उठी हुई है तो स्ट्रा खराब है अथवा सीमन की मात्रा कम है, काम में नहीं लें। इस अवस्था की थाइंग में तो फैक्ट्री सील हमेशा पैंदे की तरफ होनी चाहिए, फैक्ट्री सील पैंदे की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जो इसमें भी 2 तरह की सील जो होती हैं, ध्यान रखना। हमारे पास एक तो उसमें जब मैन्युफैक्चर किया जाता है ना इसको स्ट्रा को, तो एक उसमें पहले से ही जो है कॉर्क लगा दिया जाता है, एक तो वो सील होती है। एक सीमन भरने के बाद उसको सील कर दिया जाता है, एक वो सील होती है। तो ये 2 तरह की सील इसमें होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात। कृत्रिम गर्भाधान हेतु गन को तैयार करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरा का पूरा। कृत्रिम गर्भाधान हेतु जब पशु चिकित्सालय या उपकेंद्र आदि में जब पशु आता है तो सबसे पहले उसकी
मध्य की स्थिति ज्ञात कर लें और पूर्ण रूप से निर्णय लें कि यही करनी है अथवा नहीं। इसी के बाद वीर्य का द्रवीकरण करें। इसके बाद आपके पास यथास्थान व्यवस्थित रखा निम्न सामान होना चाहिए। द्रवीकरण की पूरी व्यवस्था, AI गन, शीत, कैंची, रुई, स्ट्रा, होल्डिंग फोर्सेप, केमिकल थर्मामीटर आदि। गन तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएं। AI गन हमेशा साफ सुथरी छाया में अपने कंटेनर में रखी होनी चाहिए। और यहाँ तक कि मैं तो ये सलाह देता हूँ कि जो हमारे पास केमिकल स्टरलाइज़र होता है उसमें रखी होनी चाहिए, और वो भी उसके अंदर से पिस्टन को निकाल के। पिस्टन अलग और पड़ा होना चाहिए, गन अलग पड़ी होनी चाहिए, और उनके अंदर केमिकल की जो गोलियां हैं वो रखी होनी चाहिए। केमिकल स्टरलाइज़र मिले हुए होते हैं, वहाँ उसमें रखा होना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है। स्ट्रा को गन में लोड करने से पहले स्ट्रा की सतह पर लगे पानी को रुई या साफ कपड़े से साफ करें, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। गन में लोड करने से पहले स्ट्रा के फैक्ट्री प्लग, फैक्ट्री सील को अंगुली व अंगूठे के बीच दबाकर घुमा लें, ताकि प्लग जो पिस्टन का काम करता है गन के प्लंजर द्वारा आसानी से आगे की तरफ बढ़ सके तथा AI कार्य आसानी से संपादित हो सके। तो ये हमारे पास फैक्ट्री जो है सील होती है, ये हम उसको अच्छी तरह से यूँ हल्का सा लूज़ कर लेंगे, यूँ दबा के, ताकि जब वो गन उसके टच करे तो वो पुश हो जाए ऊपर की तरफ। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो टाइट ही रह जाए। ये एक अच्छा मेथड है, उसको लूज कर लें। फैक्ट्री सील। द्रवीकरण से शुक्राणुओं को जागृत अवस्था में लाया जाता है। तापघात से बचने के लिए द्रवीकृत वीर्य को 5 मिनट में AI कार्य में उपयोग में ले लेना उचित होता है। प्रत्येक सीमन स्ट्रा में सीमन को भरते समय उसमें हवा का बबल, एयर स्पेस रखा जाता है, ऊपर की तरफ होता है। जहाँ पे इसको सील किया जाता है ना सीमन भरने के बाद में, तो वहाँ ऊपर जगह स्पेस होती है। एयर स्पेस रखा जाता है। अतः थाइंग के बाद अंगुली से हल्की मार करते हुए इस हवा के बबल लेबोरेटरी सील के पास ले जाएं, ताकि स्ट्रा का लैब एंड काटते समय वीर्य का नुकसान नहीं हो। ये भी ध्यान रखना। ये तब करना है, यह ध्यान रखना। कई बार क्या है, आपके हाथ में स्ट्रा यूँ है तो इधर से एयर बबल यूँ आ जाता है इधर। जैसे आपने लेवल देखा होगा, लेवल जब वो लेवल होता है ना जिसमें पानी भरा बुलबुला सा होता है, तो यूँ करो तो इधर आ जाता है, यूँ करो तो इधर चला जाता है। तो वो इधर अगर है तो ही उसको सीधा करो, सीधा करने से वो ऊपर आ जाता है। कहीं आपको यूँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर नहीं आए तो हल्का सा ऊपर करोगे टच, तो वो ऊपर आ जाएगा। हल्का सा उसको यूँ हल्की सी चोट नाखून से करोगे तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास लेबोरेटरी सील है, उस तरफ इसको लाना है। छाया में रखी AI गन को उठाएं, गन को छूकर देखें गन कहीं ज़्यादा गर्म व ठंडी तो नहीं है, अन्यथा तापघात की संभावना रहेगी। सर्दी में गन के बैरल को दोनों हथेलियों अथवा सूखे कपड़े के बीच रगड़ें तथा गर्मियों में छाया आदि में रखें। तो सर्दियों में तो इसलिए हाथों के बीच में रगड़ेंगे ताकि वो ठंडी है अगर, तो एकदम से जब हम स्ट्रा उसमें डालेंगे तो कहीं वो शॉक नहीं लगे। और गर्मियों में गर्म ना हो तो ही उसका अगर हीट शॉक ना हो जाए उसको, और उधर जो है वो कोल्ड शॉक ना हो जाए, इसलिए हम ऐसी स्थिति लाते हैं। गन के प्लंजर को 6 इंच बाहर तथा स्ट्रा का फैक्ट्री सिरे से लोडिंग एंड भी कहते हैं जिन्हें, नीचे रखते हुए गन में डाल दें। अब आपने अगर उस प्लंजर को पीछे नहीं खींचा तो वो स्ट्रा अंदर जाएगी कैसे? तो लोड करना है तो उसको पहले यूँ बाहर लेना पड़ेगा, यानी बैक खींचना पड़ेगा। बाहर का मतलब बैक खींचो उसको, तो वो स्ट्रा जो आराम से उसमें आ जाएगी।
और उसमें क्या है, एआई गन के अंदर क्या होता है, एआई गन के अंदर जो स्ट्रा है उसका वो जब अंदर जाएगा तो वो उतना ही जाएगा, क्योंकि उसका बेस बना होता है उसके अंदर, वो उस पर टिक जाता है स्ट्रा जाकर, उसके आगे जाता ही नहीं है एआई गन में। ये यहाँ आप देखेंगे इस फिगर के अंदर 288 पर ऊपर जो फिगर है इसके अंदर ये दे रखा है, ये देखिए गन जो है बाहर से ये चौड़ाई है, अंदर ये काली लीक है। तो ये काली लीक है क्या, ऊपर से जब स्ट्रा रखोगे तो इसके अंदर फंस जाएगी, नीचे नहीं आएगी, यहीं टच ऊपर रह जाएगी। तो यहाँ ये शायद दे भी रखा हो इन्होंने। एआई गन के बैरल में स्ट्रा डालने के बाद खड़ी अवस्था में रखें ताकि लैब सील ऊपर दिखाई दे, क्योंकि लैब सील बाद में लगाई है ना हमने उसमें सीमेंट भरने के बाद। फैक्ट्री पर जो है सील है वो तो तभी लगी जब ये स्ट्रा फैक्ट्री में बना, उसके बाद में भरा सीमेंट, फिर ये लेबोरेटरी में आया तो लेबोरेटरी सील लगी वहाँ। स्ट्रा के बाद खड़ी अवस्था में रखें ताकि लैब सील ऊपर दिखाई दे। इसी सिरे को 90 डिग्री के कोण के साथ समतल हॉरिजॉन्टल धारदार कैंची से काट दें। अब इसको आप यहीं देख लें, इसमें दिखा रखा है, ये देखिए यहाँ है, तो ये देखिए ये 90 डिग्री, ये कैंची को यूँ रखें, ये 90 डिग्री पे कैंची, देखिए इस स्ट्रा के ये 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको यूँ रखें और इसको यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल यूँ इसको काट दें, पूरा का पूरा यूँ काट दें एकदम से। ये यहाँ दिखा भी रखा है हॉरिजॉन्टल, धारदार कैंची से काट दें, तिरछी नहीं काटें, अन्यथा वीर्य शीत व गन दोनों के बीच में प्लंजर दबाने के बाद चला जाएगा। प्लंजर पिस्टन को कह रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब ये बता रखा है ये गलत तरीका है काटने का, ये सही तरीका है, ये सही तरीके से आपने इसको काटना है। साफ सुथरी नीच संक्रमित शीत के कटे हुए सिरे से पकड़कर गन पर चढ़ा दें। शीत जो है आप ध्यान रखना, उसके ऊपर भी ये कवर होता है, तो उस कवर को नहीं हटाएं, सिर्फ उसको काट लें, काटने के बाद उस गन पे चढ़ाएं, और एआई करने से पहले उस शीत से उस शीत के कवर को हटाना, ये ध्यान रखना। ध्यान रखें शीत के ऊपर सिरे पर छेद बीच है या नहीं, ध्यान रखें शीत के ऊपरी सिरे पर छेद बीच है या नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो बीच में सेंटर में ही आता है। शीत को गन के बैरल पर चढ़ाते समय ओ रिंग को थोड़ा ऊपर उठाकर उसे अंदर से शीत को डालें तथा शीत के कट एंड को बैरल के टेपर सिरे पर चढ़ाकर उसे शीत को रिंग की सहायता से फिक्स कर दें। अब आपने शीत को गन के बैरल पे चढ़ा दिया। बैरल क्या है, जो गन का जो गोलाई वाला हिस्सा जिसके अंदर वो पिस्टन चल रहा है, यहाँ इसको हम बैरल, ये क्या बोल रहे थे, यहाँ भी इन्होंने नाम जो है वो दूसरा दे दिया, बैरल बता दिया, इसको एक ही बात है। बैरल जो है इस पर हमने इसको जैसे ही हमने उसको प्लंजर जैसे हम प्लंजर को पुश करते हैं ना, तो बैरल पे हमने जैसे उसको चढ़ा दिया, ओ रिंग को थोड़ा ऊपर उठाकर उसे, ये इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपके पास में बैरल है ना गन का, ये आगे पूरी गन पढ़ोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। ये शीत को उसके अंदर पैक करने के लिए किया जाता है, उसके अंदर यूँ पैक हो जाती है ये, और वो लॉक हो जाती है। कट एंड बैरल को टेपर सिरे पर चढ़ाकर उसे शीत को रिंग की सहायता से फिक्स कर दें। ये आपको गन जब आपको पढ़ाएंगे ना आगे, गन है पूरा का डिटेल है इसके अंदर, तो ये समझ में आ जाएगा ये ओ रिंग कौन सी और ये क्या है। कई बार स्ट्रा अधिक कट जाने से शीत के ऊपरी हिस्से व स्ट्रा के बीच जगह रह जाती है, तो शीत के कट एंड को काट कर शीत को छोटा करके तथा उस पर चीरा लगाकर पुनः ओ रिंग से फिक्स कर दें, अन्यथा सीमेंट शीत में ही रह जाएगा। सही शीत की स्थिरता की जांच धीरे से प्लंजर को दबाकर की जा सकती है। यदि प्लंजर दबाने पर सीमेंट की बूंद शीत के छिद्र पर उपस्थित हो जाती है तो वो सही है, स्थिरता सही है। यदि ऐसा नहीं होता है तो स्थिरता को सही कर लें, यानी कि ऊपर अगर नहीं आया बूंद तो वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, तो ये स्थिति इसके अंदर समझाई हुई है। तो ये हमने इस आज एआई गन को कैसे हम तैयार करेंगे, ये हमने आज जो है वो सीख लिया। तो अब हम कृत्रिम गर्भाधान करने का
तरीका जो है इस ये हमारा आगे हमारे इस लेक्चर में हम इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।